Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक पीरियड में हम अर्ली वैदिक पीरियड के साथ साथ लेटर वैदिक पीरियड के भी की पॉइंट्स को टच करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन और इकोनॉमी कैसा था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा। इस वीडियो को बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे आप किसी भी टॉपिक को 30 से 40 मिनट में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर पाएंगे। यानी टॉपिक तो काफ़ी बड़ा होगा लेकिन 30 से 40 मिनट में ही उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है इस क्लास में किया जाएगा। अगर आपने पिछला 3-4 वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियोज जस्ट बिकॉज टू हैव अ बेटर क्लैरिटी और बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ हिस्ट्री। बेहतर समझ बना पाएंगे इतिहास का अगर आप वो पिछला तीनों वीडियो देख पा रहे होंगे तो। ये चौथा वीडियो है हमारा और इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड को पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। बस 30 से 40 मिनट में पूरी वैदिक पीरियड को हम खत्म करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ा था। आई होप कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जिसको हमने क्लास में कवर कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट्स को लिखो। हम उसकी रिप्लाई जरूर करेंगे और साथ ही साथ अगले क्लास में आपके क्वेश्चंस को हम अपने ब्लैक बोर्ड पे, ये बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे लाएंगे और यहाँ से भी उसका आंसर करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो लेक्चर के भी नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करके जो है आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे सारे PDF नोट्स आपके अवेलेबल होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 3 और एक जो है लेक्चर हमने बना रखा था जिसमें हिस्ट्री की सारी समझ और हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं। वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड टाइम पीरियड एंड सोर्सेस ऑफ वैदिक एज। देन वी विल कवर अराइवल ऑफ आर्यंस एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। देन वी विल कवर डिबेट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ होम लैंड ऑफ द आर्यंस। Then we will also discuss about the polity, society, economy, religion of early Vedic period as well as later Vedic period. These are the key topics which we are going to discuss in this particular video, and one by one we will cover each and every topic in comprehensive manner. So let us start with the first topic, that is introduction and time period and sources of Vedic period. जब वैदिक एज की बात करते हैं तो इसका कालखंड जो है, इसका टाइम पीरियड जो है वो लगभग 1500 से लेकर 600 BC तक माना जाता है। और जब वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक एज को पढ़ने के लिए, वैदिक एज को जानने के लिए, वैदिक एज को समझने के लिए हमारे पास, आप सबको पता है, अगर पहला क्लास आपने कर रखा है तो हमारे पास दो तरह के स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और इन दोनों स्रोतों को रख के सामने हम जो है इतिहास का अध्ययन करते हैं। जब वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक एज में हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस भी हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। ऑल्दो कोई भी ऐसा रिटन एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता है जो कि रिटन फॉर्म में हो वैदिक पीरियड में। ऑल्दो वी हैव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दिस पीरियड, दैट इज ऋग्वेद। ऋग्वेद टेक्स्ट जो है हमारे पास है जो कि इस टाइम पीरियड के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। ऑल्दो इट वॉज नॉट रिटन एट दैट टाइम बट इट वॉज कंपोज एट दैट टाइम, है ना। इसको कंपोज किया गया था इस टाइम पीरियड में, इसमें लिखा नहीं गया था। तो कंपोजिशन में और रिटन में काफी डिफरेंस है ना। तो ध्यान रखना है, ऋग्वेद को कंपोज किया गया, रिटन नहीं किया गया। इट वॉज ओरली ट्रांसमिटेड टू लेटर फेजेस। इसको हम लोग श्रुति और स्मृति, अगर आपने सुना होगा तो श्रुति कहते हैं इसको, ओरली ट्रांसमिटेड। क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से इसमें हमने दो क्लासिफिकेशन किए हैं। देयर आर सम सर्टेन चेंजेस बिटवीन द पीरियड ऑफ 1500 BC टू 600 BC, और वो चेंजेस है हमारा 1000 BC के आसपास। इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, है ना। उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। 1500 से 1000 BC तक जो है अर्ली वैदिक पीरियड और 1000 BC से लेकर 600 BC तक लेटर वैदिक पीरियड। तो हमारी तीन चीजें क्लियर हो गई कि भाई टाइम पीरियड क्या है, सोर्सेस क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास ऋग्वेद। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे वैदिक टेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स। उसके साथ साथ कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, उस समय के पोट्री और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास एविडेंसेस हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। उनके बेसिस पे हम इन टाइम पीरियड की स्टडी करते हैं। टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया, सारी चीजें यहाँ पे। जियोग्राफिकल एक्सटेंट हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। आर्यंस के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आर्यंस आए कहाँ से थे। तो सबसे ज़्यादा डिबेट है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं, जैसे आर्यन का माइग्रेशन थ्योरी है और एक जो है
कि आर्यंस जो है वो इंडिजिनस थे, हड़प्पन पीपल ही आर्यंस थे, इसके लिए भी डिबेट है। देयर आर मेनी पीपल, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक से लेके बहुत सारे लोग जो है उन्होंने थ्योरी दी है कि कहाँ से आए, कोई कहता है आर्कटिक रीजन से आए, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए। तो ये सब बहुत सारे डिबेट है। इस डिबेट को हमें जीएस में नहीं पढ़ना है और जो है नहीं हमें क्रैश कोर्स में पढ़ना है, ये हमें ऑप्शनल में पढ़ना है, साथ ही साथ ये हमें हायर स्टडीज में पढ़ना होता है। डिबेट्स नहीं पढ़ना है। बस मैं आपको एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ। आप ये जान लो कि जो हिस्ट्री में आर्यंस को लेके एक थ्योरी है कि आर्यंस बाहर के थे, आउटसाइडर थे या फिर इनसाइडर थे, इसके लिए एक डिबेट है। लेकिन अब ये डिबेट क्लियर है। मैक्स मुलर नाम के एक जो है जर्मन के एक हमारे हिस्टोरियन है, उन्होंने जो है ये क्लियर कर दिया है कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया है ना, तो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके वो इंडिया में आए थे। तो सबसे पहले माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल वेव्स, और एक बार में वो नहीं आए हैं, वो बहुत सारे वेव्स में आए हैं। बहुत सारे वेव्स में कहने का मतलब हुआ कि पहले एक बार आ गए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, ऐसे वेव्स में आए हैं। एक बार ऐसे नहीं हुआ कि एक साथ बहुत सारे लोग चले और इंडिया में आ गए। तो फ्रॉम बहुत सारे वेव्स में जो है थ्रू सेवरल वेव्स दे इंटर इंडिया फ्रॉम स्टेपेज ऑफ रसिया और सेंट्रल एशिया, वहां से जो है सेंट्रल एशिया से जो है ये लोग इंडिया में इंटर किए हैं। साथ ही साथ अर्लीस्ट आर्यंस लिव्ड इन सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन का मतलब क्या है? सप्त मतलब सात और सिंधु मतलब इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है उसके अराउंड ये लोग रहते थे। तो वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो देख लो यहाँ पे सिंधु नदी जिसको हम आज इंडस के नाम से जानते हैं, वितास्ता जिसको हम आज झेलम के नाम से जानते हैं, अस्कनी जिसको हम चेनाब के नाम से जानते हैं, पारुष्णी जिसको हम रावी के नाम से जानते हैं, विपाशा जिसको हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं, सुतुदरी जिसको हम सतलज के नाम से जानते हैं, और सरस्वती जिसको हम घग्गर हाकरा के नाम से जानते हैं। ये 7 रिवर है और इसी 7 रिवर को हम कहते हैं सप्त सिंधु रिवर, सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु के आसपास ही जो है ये लोग रहते थे। कौन रहते थे? तो आर्यंस लोग रहते थे। बहुत ही फास्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये क्रैश कोर्स है और फास्ट ट्रैक कोर्स है और रैपिड रिवीजन कोर्स है, तो इसका फॉर्मेट भी ऐसा ही रहेगा। बहुत ही फास्ट तरीके से सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो मैक्स मुलर ने कहा है कि ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। कौन, किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है। और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि आर्कटिक रीजन से आए हैं, है ना। तो वैसे ही मैक्स मुलर ने कहा है कि सेंट्रल एशिया से हैं और ये सबसे एक्सेप्टेड भी हुआ है। ये लोग कैसे थे? तो ये नोमैडिक थे और पेस्टोरलिस्ट थे। मतलब क्या है कि इनके पास बहुत सारे जानवर हुआ करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके पास जानवर था वो था काऊ। तो काऊ को क्या करते थे? ये लोग चराते थे और घूमते फिरते थे, खाना बदोश की जिंदगी जीते थे और घुमंतु लोग थे। एक जगह स्थायी जीवन नहीं था इनका, सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे, सेडेंटरी लाइफ नहीं था इनका। ये घूमते फिरते रहते थे अपने जानवर को लेके साथ में। और जानवर कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट जानवर कौन सा था इनके लिए? एनिमल था, वो था काऊ। माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ पैस्चर लैंड। तो ये क्या करते थे कि एक अलग अलग जगह पे जाते थे और जाके के बाद वहां पे अपने काऊ को जो है ग्रेजिंग चराने के लिए जो है वहां पे घूमते थे। तो पास्चर लैंड की सर्च में जो है वो माइग्रेट करके इंडिया तक पहुंच गए। इंडिया में आने के बाद उन्होंने कंपोज किया है वेदा को, और वेदा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है। सबसे पहले ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ, देन यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ऐसे जो है कुछ मंडल जो है ऋग्वेद के वो लेटर वैदिक एज में कंपोज हुए हैं, बाकी जो है हमारे जो कुछ मंडल हैं वो अर्ली वैदिक एज में ही कंपोज हुए हैं। तो ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि कंपोज किया गया है किसके द्वारा? आर्यंस के द्वारा। अच्छा, वेद का मतलब क्या होता है? वेद जो है वेद शब्द से आया हुआ है जिसका मतलब होता है टू नो, और कलेक्शन ऑफ नॉलेज इसका मतलब होता है। और वेद को अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि वेद को किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि भगवान ने बनाया, पुरुष ने नहीं बनाया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेद को अपौरुषेय। इसको किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया। भगवान ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा आके ज्ञान दिए और ज्ञान देने के बाद उनके जो डिसिपल्स थे, उनके जो शिष्य लोग थे, उनके पास वो ध्वनि के माध्यम से जो है वो ज्ञान वहां तक पहुंची और फिर ये जो है ओरली ये ट्रांसमिट होते गया और बाद में जाके इसका कंपाइलेशन भी हुआ और रिटन फॉर्म में ये हमारे पास आज देखने को मिलता है वेद। ठीक है, तो इसको हम लोग अपौरुषेय भी कहते हैं। किसको? वेद को। क्यों? क्योंकि इसको इंसानों ने नहीं बनाया, इसको भगवान ने बनाया, पुरुष ने नहीं बनाया। यहाँ तक क्लियर है चीजें? आर्यंस कहाँ से आए थे ये क्लियर है, और कहाँ रहते थे? तो भाई सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। बाद में ये माइग्रेट करके जो है बिहार तक पहुंचते हैं, वो लेटर वैदिक एज में है, लेकिन इनिशियल फेज में जो है सप्त सिंधु रीजन में ही रहते थे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो इस पर डिबेट चलता है कि डिबेट ये है कि भाई ये इंडिजिनस थे या फिर आउटसाइडर थे। इसमें सबसे बड़ा डिबेट है और इसी डिबेट को मैंने क्लियर कर दिया कि ये आउटसाइडर थे, ये माइग्रेट करके इंडिया में आए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मैक्स मुलर ने कहा है। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये हड़प्पन्स ही लोग थे जो बाद में आर्यन बन गए। तो इसके लिए भी एक डिबेट है, इसको क्लियर कर देता हूं मैं अभी। तो इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को जब हम समझ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिजिनस नहीं थे पहली बात, और दूसरा ना ही ये हड़प्पन के ही लोग थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अर्बन सेटलमेंट देखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखोगे तो वहां पे अर्बन सेटलमेंट था, यानी कि वहां पे सिटीज थे, टाउन्स थे। लेकिन वैदिक कल्चर में आओगे तो ये रूरल कल्चर है ना, रूरल कल्चर है, यानी कि यहाँ पे गांव देहात जैसा सारी चीजें हैं। ये जो है बहुत ही एडवांस है, अर्बन सेटलमेंट है, ये शहर है, ये गांव है एक तरीके से।
ये प्लान्ड सिटीज है, टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है बहुत अच्छे तरीके से, और उसका जो सिटाडेल है, लोअर टाउन है, अपर टाउन है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीजें सारी दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एब्सेंस ऑफ टाउन, कोई टाउन ही नहीं है। यहाँ पे सन ड्राइड ब्रिक का यूज हो रहा है, बेक ब्रिक का यूज हो रहा है, बर्न्ट ब्रिक का यूज हो रहा है हाउसेस बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मड ब्रिक का यूज हो रहा है। और वटल एंड डॉब हाउस भी है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे मिट्टी के जो घर और बनते हैं ना, उस तरह के घर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सन ड्राइड ब्रिक्स, ये सब ब्रिक्स का यूज नहीं होता है, बेक्ड ब्रिक्स का यूज नहीं होता, या फिर बर्न्ट ब्रिक्स का यहाँ पे यूज देखने को नहीं मिलता, किसमें, वैदिक पीरियड में। जबकि सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन सारे ब्रिक्स का यूज हुआ है घर बनाने के लिए। यहाँ पे सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सरप्लस फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सब्सिस्टेंट फार्मिंग हो रही है, मतलब जितना उतना ही उगा पा रहे हैं जितना खा सके। लेकिन यहाँ पे सरप्लस फूड प्रोडक्शन, इसकी वजह से एक्सटेंसिव ट्रेड हो रहा है। जब सरप्लस कोई चीजें हो जाती हैं तो ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन ही नहीं है तो ट्रेड जो है नहीं हो सकता। इंगेज हो रहे हैं ट्रेड में, लेकिन बहुत ही एडवांस फॉर्म में नहीं है, बहुत ही लिमिटेड फॉर्म का ट्रेड यहाँ पे चल रहा है वैदिक पीरियड में। अगर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो नो एविडेंस ऑफ इंडस पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस का कोई नॉलेज नहीं है यहाँ पे, हॉर्सेस का कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जबकि ऋग्वेदी आर्यंस डोमेस्टिकेटेड द हॉर्सेस, है ना। उसके से मोस्टली बरीड देयर डेड बॉडी, ये क्या करते थे, जो डेड बॉडी होता था उसको बरी करते थे, लेकिन ये क्या करते थे, क्रीमेट करते थे, इनको जलाते थे डेड बॉडी को। तो बहुत ही बेसिक नहीं, बहुत ही मतलब एक्सटेंसिव डिफरेंसेस हैं, बहुत ही मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस है अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और उसका कंपैरिजन जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से करते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये हड़प्पन्स के जो लोग थे वो हमारे आर्यंस नहीं हैं। इस बेसिस पे ये क्लियर हो सकता है। हालांकि इसको जो है डिस्कस करने की क्लास में जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये क्रैश कोर्स है और ये जो है हम लोग इसको ऑप्शनल में या फिर बहुत ही हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी क्लैरिटी हो गई होगी, आप ये समझ पाए होंगे कि इंडस पीपल जो थे वो आर्यंस नहीं थे। और दूसरी बात क्या समझ रहे हो कि ये जो आर्यंस हैं ये बाहर से आए हैं। बाहर मतलब कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए, जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा है। उसके बाद से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अर्ली वैदिक पीरियड की हम इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में समझेंगे। तो इकोनॉमी के बारे में जब सब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ जो है इनका, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में क्या होता है, वेल्थ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वेल्थ है इनका वो है काऊ। काऊ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ ऑफ दिस पीरियड। ये कैसे पता चला, तो काऊ से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें ऋग्वेदिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे गावेष्ठी, गोमत, दुहित्री, गोघना। These are some words which have been repeatedly used in Rigvedic period और उनके सारे मीनिंग भी लिखे हुए हैं। जैसे गाविस्ती का मतलब होता है सर्च फॉर काउ, गोमत का मतलब होता है वेल्दी मैन, दुहित्री का मतलब होता है डॉटर, और गुगना वन हु फेड ऑन कैटल। ठीक है, तो ये सब कुछ मीनिंग्स में लिखे गए हैं सारे वर्ड्स को, और ये सारे वर्ड्स जो है वो हमारे ऋग्वेदिक टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। अच्छा, काउ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ क्या है, तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं ये लोग, और बार्ली और वीट के हमें जो है एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ट्रेड के बारे में बात करें तो कोई क्लियर एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे कि हमें उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड के हमें एविडेंसेस देखने को मिलते, उस तरह के एविडेंसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। सिमिलर तरह के तो नहीं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से जो है ट्रेड यहाँ पे किया जा रहा है, तो बड़े एविडेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। बार्टर सिस्टम यूज हो रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहे हैं, कोई करेंसी का यहाँ पे यूज देखने को नहीं मिलता है। डिड नॉट लिव इन सिटीज, तो ये शहर में नहीं रहते हैं, ये गाँव में रहते हैं, यानी कि रूरल इकोनॉमी है इनकी, अर्बन इकोनॉमी नहीं है। ये हमारा इकोनॉमी हो गया अर्ली वैदिक पीरियड का। पॉलिटी की जब बात करते हैं तो जो हेड था, ट्राइब का जो हेड था, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हेड था, उसका नाम था हमारा राजन। तो राजन वाज द हेड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, और उसके काम 3 थे। सबसे पहले तो कैटल को प्रोटेक्ट करना, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वेल्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ हमारा काऊ है। तो काऊ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था, राजन का था। साथ ही साथ लीड ट्राइब्स इन वॉर्स, अगर मान लो कि किसी अलग ट्राइब से वॉर हो गया है ना, अलग अलग बहुत सारे ट्राइब्स थे, तो जैसे कि भारत ट्राइब था एक, है ना, तो बहुत सारे ट्राइब थे और उन ट्राइब्स के जो है वॉर्स होते थे, तो उसमें लीड करता था राजन। साथ ही साथ ऑफर प्रेयर टू गॉड ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब, तो पूजा पाठ भी करता था ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब, ये भी काम था हमारा राजन का। लेकिन राजन के पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं थी, यानी कि पावर बहुत ही लिमिटेड थे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल करता था। कंट्रोल कौन करता था, तो 3 पॉलिटिकल असेंबली थी, सभा, समिति और विधत। सभा, समिति, विधत, दीज आर द पॉपुलर असेंबलीज विच कंट्रोल द राजन। तो राजन को कंट्रोल करने के 3 पॉलिटिकल असेंबली बनाई गई है, और ये तीनों पॉलिटिकल असेंबली कंट्रोल करते थे, इसीलिए इसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं था, लिमिटेड पावर था, है ना। तो कंट्रोल करते थे ये राजन को, कौन, पॉलिटिकल असेंबली। चूजन बाई समिति मेंबर, तो राजन को कौन चूज करता था, तो समिति के जो मेंबर हैं वो चूज करते थे, है ना। तो सभा, समिति और विधत, ये 3 असेंबली हमारे पॉलिटिकल असेंबली हैं, जो कि ये सब काम करते थे, डिबेट, डिस्कशन, और राजा को चूज करने का भी, राजन को चूज करने का काम ये लोग करते थे। और सभा जो है
वो हमारी समिति जो है वो चूज करता था राजन को। असिस्टेड बाई पुरोहित, सेनानी एंड व्रजपति। तो बहुत सारे और भी लोग थे, ऑफिशियल्स और भी थे जो कि असिस्ट करते थे, मदद करते थे हमारे राजन को उसके डे टू डे अफेयर्स में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। हमें कोई रेगुलर टैक्स कलेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट की तरफ से या फिर राजन की तरफ से कोई स्टेट टैक्स इम्पोज किया गया हो कॉमन पीपल पे, ऐसा नहीं है। लेकिन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं स्टेट की तरफ। देखो क्या है कि राजस्व जो होता है वो राज्य का अश्व होता है। अगर मान लो कि कोई रथ है और उसमें अश्व, घोड़ा जो है, अगर रथ को ना खींचे तो रथ तो वहीं पे रह जाएगा। बिना घोड़ा के रथ किसी काम का नहीं है। वैसे ही राजस्व के बिना राज्य चल नहीं सकता। जैसे ही आप रेवेन्यू देते हो, टैक्स देते हो, तो स्टेट रन करता है। अगर कल से आप टैक्स देना, रेवेन्यू देना बंद कर दोगे तो स्टेट रन नहीं कर पाएगा। सरकार के पास जो पैसा पहुंचता है वो हमारे दिए हुए पैसे ही पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने अगर ये बोर्ड खरीदा, ये डिजिटल बोर्ड खरीदा, ये माइक खरीदा, ये मैंने पेंसिल खरीदा, तो इसमें मैंने कुछ टैक्स दिए, कुछ जीएसटी दिया, कुछ डायरेक्ट टैक्स दिया, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स दिया, एक्साइज ड्यूटी दिया, है ना। तो ये सारे टैक्सेस जब सरकार के पास पहुंचती है तो सरकार उन्हीं पैसों से वेलफेयर का काम करता है, नहीं तो सरकार के पास तो पैसे पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए राजस्व को जो है, रेवेन्यू को हम राज्य का अश्व कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। जिससे जो है, जैसे घोड़ा रथ को खींचता है वैसे ही राजस्व जो है वो देश को, सरकार को आगे खींचती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रेगुलर टैक्स कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन बली नाम का एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, आप दे सकते हैं सर। वहाँ पे राजन को जो है वॉलंटरी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बली। तो बली में भी क्या, आप जो है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस हैं उसको आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वीट का, बार्ली का, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। साथ ही साथ कोई नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। लेकिन अब सर आपने बताया कि यहाँ पे तो वॉर हो रहा है, तो फिर स्टैंडिंग आर्मी की तो जरूरत है। ध्यान रखो कि जब वॉर का सिचुएशन होता था तो वो अपने ट्राइब के लोगों को ही बुला लेता था, ट्राइब्स के लोगों को ही पार्टिसिपेट करते थे बैटल्स में, वॉर्स में। ऐसा कुछ नहीं था कि स्टैंडिंग आर्मी है, वहाँ पे आर्मी पूरी तरीके से तैयार है लड़ने के लिए, ऐसा नहीं होता था। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता था तो ट्राइबल जो लोग थे, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे, वही पार्टिसिपेट करते थे वॉर और बैटल में। साथ ही साथ बात करते हैं सोसाइटी वाज क्लैन बेस्ड। एग्जाम्पल सुदाज, भारत क्लैन, भारत क्लैन हो गया, है ना, सुदाज भारत। ये कुछ क्लैन बेस्ड हैं। जैसे अगर आप इसमें भी एक 10 राजन वॉर है, 10 राजन वॉर इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन बहुत ही फेमस है, जिसमें जो है भरत ट्राइब का जो हमें वॉर देखने को मिलता है। इसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दो ऋषियों के बीच में जो है वॉर देखने को मिलता है। और इसी भरत ट्राइब के नाम पे हमें भारत देश का नाम देखने को मिलता है ना। शायद आपको पता नहीं होगा, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो भरत ट्राइब के नाम पे ही भारत देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। अच्छा, कुल, ग्राम, विश्व और जन, ये सब क्या यूनिट्स हैं। कुल हमारा फैमिली है, ग्राम हमारा ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, विश्व ग्रुप ऑफ ग्राम है, और जन ट्राइबल, सबसे बड़ा जो है ट्राइब है, यानी कि जन सबसे बड़ा है। यही जन बाद में जाके जनपद का फॉर्म ले लेता है, जिसमें हम 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो जनपद फिर क्या बनता है, महाजनपद बनता है। कैसे बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कुल का जो हेड होगा उसका नाम है कुलापा, ग्राम का जो हेड होगा उसका नाम है ग्रामीणी, विश्व का जो हेड होगा उसका नाम है विषयपति, और जन का जो हेड है उसका नाम है राजन। ये सारे हेड्स हैं इन सारे यूनिट्स के। तो कुल क्या है, एक फैमिली है, फैमिली क्या एक यूनिट है, और उसका हेड जो है वो कौन है, कुलापा है। वैसे ही सारे यूनिट्स के हेड्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। और ये 3 हमारी पॉलिटिकल असेंबली थी, पॉपुलर असेंबली थी, सभा, समिति और विद्वत। सभा जो है इंक्लूसिव असेंबली थी, समिति भी, इसमें एलिट क्लास के लोग होते थे, एल्डर लोग होते थे, विद्वत भी हमारी असेंबली होती। 3 तरह की असेंबली हमारी देखने को मिलती है अर्ली वैदिक पीरियड में। आई थिंक इकोनॉमी और पॉलिटी पूरी तरीके से क्लियर होगा। बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपने एक बार पहले से अगर ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो फिर भी मन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ, हम उसको जरूर अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी और रिलीजन के बारे में। सोसाइटी की बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में, तो हमारा सोसाइटी कैसा है, पेट्रियार्कल है। पेट्रियार्कल का मतलब हो गया यहाँ पे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी कि जो हेड होगा फैमिली का वो कौन होगा, एक मेल पर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद से पैट्रिलिनियल है। पैट्रिलिनियल कहने का मतलब ये होगा कि जो नेम होगा वो फादर के साइड से होगा, यानी कि मेल के साइड से होगा। जैसे कि अगर मैं हूं तो, और अगर मेरा बर्थ हुआ है मेरी फैमिली में, तो मैं अपनी माँ का जो है सरनेम यूज नहीं करूंगा, अपने फादर का सरनेम यूज करूंगा। ये है पैट्रिलिनियल सोसाइटी है हमारी। और पैट्रिलोकल सोसाइटी थी। पैट्रिलोकल मतलब क्या हुआ, शायद शादी के बाद जो है वो हमें हस्बैंड के घर जाना है, ना कि वाइफ के घर जाना है। यानी कि मेरी और मेरी वाइफ की शादी होगी तो मैं अपने वाइफ के घर नहीं जाऊंगा, बल्कि वाइफ मेरे घर आएगी। इसको क्या बोलते हैं, पैट्रिलोकल सोसाइटी। मैट्रिलोकल सोसाइटी नहीं थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स में होता है मैट्रिलोकल सोसाइटी है, जहाँ पे हस्बैंड जो है वाइफ के घर जाके रहता है, वैसा नहीं था। ये पैट्रिलोकल सोसाइटी थी। तो आई थिंक पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल और पैट्रिलोकल में डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे।
अच्छा, सोसाइटी वाइज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड कौन सा है? तो प्रिस्टली क्लास, वॉरियर क्लास और अदर पीपल। यानी कि इस टाइम पीरियड में कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, इस टाइम पीरियड में वर्णा सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इस टाइम पीरियड में क्या है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है क्लास सोसाइटी डिवाइडेड है। यानी कि प्रिस्टली क्लास हो गया, वॉरियर क्लास हो गया और अदर पीपल हो गया, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सारे जो है अदर पीपल हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से होते थे। एक इंस्टेंस है जिसमें कहा गया है कि एक ही फैमिली में एक टीचर है, एक जो है कारपेंटर है, एक जो है ट्रेडर है, एक ही फैमिली में सब जो है। ये हमें रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन यही जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि हमारा ये जो क्लास जो है वो चेंज हो जाता है वर्ण में, है ना, वर्ण सिस्टम में चेंज होता है, जिसमें जो है बर्थ के बेसिस पे जो है डिवीजन हो जाता है सोसाइटी में। इसमें तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है डिवीजन है सोसाइटी में, जिसमें अगर मान लो पूजा पाठ आप करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ने पढ़ाने का काम है, कर्म कांड कराने का काम है, तो आप प्रिस्टली क्लास में आओगे। अगर देश की रक्षा कर रहे हो, आप जो है लड़ने और मरने का काम कर रहे हो, तो आप जो है वॉरियर क्लास में आओगे। और अगर आप समाज में सेवा करने का काम कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, यानी कि सर्विसेज दे रहे हो, तो आप आ जाओगे अदर पीपल, यानी कि ट्रेडर में, मर्चेंट में, इसमें आ जाओगे आप। तो ये जो है हमारा जो क्लासिफिकेशन है सोसाइटी में, जो डिवीजन है, वो क्लास के बेसिस पे है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, ना कि कास्ट और वर्ण के बेसिस पे है अर्ली वैदिक पीरियड में। हालांकि स्लेवरी यहाँ पे रैम्पेंट, स्लेवरी हमें बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की स्लेवरी हमें देखने को मिलती है। इवन जो बहुत सारे लोग बैटल्स होते हैं और बैटल्स में अगर कोई अपोनेंट हार जाता है तो उसको एज ए स्लेव ट्रीट किया जाता है और उनकी हालत जो है बहुत ही खराब होती है। दास और दस्यु दो वर्ड्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्लेवरी काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। साथ ही साथ वुमेन की पोजीशन की बात करें तो वुमेन का पोजीशन जो था वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल था, लेकिन उनके पास राइट्स लिमिटेड थे। यानी कि समाज में वुमेन का पोजीशन तो ठीक ठाक था, बहुत ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव नहीं किया जाता था, लेकिन उनके राइट्स बहुत ही लिमिटेड थे। जैसे कि वो रेस्पेक्टेबल पोजीशन कैसा था, ये कैसे पता चलता है? जैसे कि वो अटेंड कर सकती हैं असेंबली, जैसे कि मैंने बताया आपको सॉरी, सभा, समिति और विद्वत 3 पॉलिटिकल असेंबलीज हैं। तो उसमें कुछ पॉलिटिकल असेंबलीज में जो है, जो कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल असेंबलीज हैं, उसमें हमारी जो वुमेन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। वो एजुकेशन भी ले सकती हैं, जैसे कि लोपा मुद्रा का नाम सुनने को मिलता है। लोपा मुद्रा जो है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि उस समय डिबेट में भी पार्टिसिपेट करती हुई हमें दिखती हैं। तो एजुकेशन के लिए भी उनको एक्सेस मिलता है। चूज देयर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को भी चूज कर सकती हैं, जिसको हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं, जहां पे हमें चॉइस रहता है कि हम अपने हस्बैंड को चूज कर सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने कम्युनिटी में ही चूज करना है, आपको अपने क्लैन में ही चूज करना है, ना कि आपको आउटसाइड चूज करना है। ये राइट तो होता था कि आप जो है चूज कर सकते हैं, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता था, एडवाइस किया जाता था कि आप अपने कम्युनिटी में ही हस्बैंड को चूज करें। तो यहाँ पे चॉइस था कि आप जो है लव मैरिज, जिसको हम लोग कह सकते हैं आज के जमाने का, वो हम कर सकते हैं। सती देखने को नहीं मिलता इस टाइम पीरियड में, हमें सती की कोई प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिलती है। चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलता है। चाइल्ड मैरिज क्यों देखने को नहीं मिलता है? क्योंकि प्रेफरेबल जो मैरिज का जो एज था वो था 16 टू 17। 16 टू 17 जो है प्रेफरेबल मैरिज एज था पीपल का, लेकिन चाइल्ड मैरिज हमें देखने को नहीं मिलता। विडो रीमैरिज भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें कि अगर मान लो कि किसी की डेथ हो गई है तो उसको सजेस्ट किया जाता था कि आप अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर लीजिए, या फिर जो है अगर आपका जो है चाइल्ड है तो आप जो है अपने हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर सकते हैं। तो विडो रीमैरिज का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गई हमारी सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड की। अब बात करते हैं रिलीजन का। तो रिलीजन में क्या होता है कि हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो उस समय क्या था कि हमें कोई देवी देवता देखने को नहीं मिलता है, उस समय नेचर वर्शिप होता है। लेकिन इस समय जो नेचर वर्शिप है वो गॉड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, मतलब पर्सोनिफाइड नेचुरल फोर्सेस इनटू मेनी गॉड्स, गॉड्स के फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे गॉड्स के नाम लिखे हुए, अग्नि, मित्र, वरुण, रुद्र, सोम, वायु, सूर्य, दीज आर मेल गॉड्स। कुछ फीमेल गॉड भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अदिति, उषा, सावित्री, निशा। निशा का मतलब क्या हुआ? डस्ट, यानी कि शाम की जो है शाम की जो है या रात की जो है हमारी जो देवी हैं उनको निशा कहते हैं। गॉडेस ऑफ सनलाइट सावित्री कहते हैं, और डॉन जो है उसको उषा कहते हैं, और गॉडेस ऑफ डे टाइम दिन की जो है देवी हैं उनको अदिति कहते हैं, है ना। ये जो है कुछ हमारे फीमेल गॉडेस हैं। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसके लिए जो है हमारे गायत्री मंत्र, अगर आपने पढ़ा होगा गायत्री मंत्र के बारे में आप जानते होंगे, तो बताना है कि इन चारों में से जो है अदिति, उषा, सावित्री और निशा किसके लिए गायत्री मंत्र का कंपोजिशन किया गया था, और गायत्री मंत्र का कंपोजिशन क्या विश्वामित्र ने किया था? ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ना।
दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे कोई टेम्पल देखने को नहीं मिलता है, कोई भी तरह का हमें आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलता है, मूर्ति पूजा देखने को नहीं मिलती है, ना ही कोई भी हमें टेम्पल का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल आज तक कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिले जहाँ पे टेम्पल के एविडेंसेस देखने को मिलते हों। आने वाले टाइम में हो सकते हैं मिलने, लेकिन अभी तक हमारे पास जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में देखो, ये सारे जो नोट्स जो बनते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक्स जो कि आर एस शर्मा हैं, उपेंद्र सिंह हैं, जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से ये नोट्स सारे बनाता हूँ मैं, क्योंकि हमने इन्हीं की पढ़ाई की है ना, कोई हम ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट से कोई नोट्स लाया और वहाँ से जो है सारी चीज़ें छाप दी। ये जो ओरिजिनल हमारे टेक्स्ट हैं, उपेंद्र सिंह हो या फिर आर एस शर्मा, इनके टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ये सारे नोट्स को मैंने बनाया है। आप इन नोट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी। मोड ऑफ वर्शिप क्या है, पूजा कैसे किया जाता था, पूजा पाठ करने का तरीका क्या था, तो प्रेयर्स किए जाते थे या फिर मंत्र का चैंटिंग भी करके जो है पूजा ऑफर किया जाता था, हवन वगैरह भी किया जाता था, जिसमें स्वाहा स्वाहा के माध्यम से जो है, अग्नि के माध्यम से जो है बातें ऊपर तक पहुंचाई जाती थी। इसमें अग्नि जो है उसका जो धुआं होता था उससे जो है बातें जो है आकाश में हमारे जो देवी देवता होते हैं वहां पे जो है पहुंचाई जाती थी। ये भी एक मेथड था अपनी बातों को देवताओं तक पहुंचाने का। तो प्रेयर्स और चैंटिंग ऑफ मंत्रा, उसकी वजह से मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पूजा पाठ करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कारण क्या था, हम सभी पूजा पाठ करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। बहुत सारे लोग ऐसे पूजा पाठ भी करते हैं जिसके पीछे कोई मकसद नहीं होता है, वो जस्ट फॉर स्पिरिचुअल गेन, स्पिरिचुअलिटी के लिए वो पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं था, इस समय पूजा पाठ करने का मकसद सिर्फ यही था कि जो है मटेरियल गेन मिले। जैसे कि हम लोग आजकल मांगते हैं ना भगवान से कि भगवान गाड़ी दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, उस तरह का ही हिसाब किताब इस समय भी था। मटेरियल गेन के लिए लोग पूजा पाठ करते थे। और सन सुवीरा कहते थे, सन जो है बेटे की लालच में या फिर ज्यादा से ज्यादा वेल्थ के लालच में, और वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ क्या था, कैटल था, काऊ था, इसके लिए भी वो लोग पूजा पाठ करते थे। यानी कि कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, मटेरियल गेन के लिए लोग पूजा पाठ करते थे इस टाइम पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड को अब हम खत्म कर लिए हैं, अब हम लेटर वैदिक पीरियड में इंटर करेंगे। लेटर वैदिक पीरियड में इंटर करें उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। कौशल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का जो है हमने अनाउंसमेंट किया है 3 अगस्त और 10 अगस्त को। ये 2 दिन जो है हमारी ये कौशल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट शेड्यूल है, जहाँ पे आपको अप टू 50% स्कॉलरशिप मिलेंगे सारे जीएस फाउंडेशन कोर्सेज में, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो। आधारशिला, कर्मशिला और ध्रुवशिला और हमारा जो है ज्ञानशिला, ये चारों हमारे फाउंडेशन कोर्सेज पे जो है आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अप टू हमारा जो है आई थिंक अप टू 10 लाख रुपीज़ का जो है स्कॉलरशिप है ये हमारा, जहाँ पे आपको एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन और सपोर्ट फॉर मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट, जो भी नीडी स्टूडेंट है उनके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन 3 अगस्त 10 अगस्त। आपको करना क्या है, सिंपली सा ये QR कोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो है आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद जो है आप अपना स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हो आप, तो दूसरा भी ऑप्शन है, आपको सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है महेशन आईएएस। जैसे ही आप महेशन आईएएस लिखोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नीचे जाना है आपको, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 नाउ ओपन देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ये सारा हमारा खुल जाएगा, जहाँ पे टेस्ट सिलेबस लिखा हुआ है और हाउ टू अप्लाई एंड की फीचर्स एंड वाई कौशल स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप। रजिस्टर फॉर स्कॉलरशिप क्लिक करने से गूगल फॉर्म खुलेगा। ये गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है और फिल करने के बाद ये लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने से आपके सारे डिटेल्स हमारे तक पहुंच जाएंगे और फिर आप जो है जो 2 डेट डिसाइड किए गए हैं 3 अगस्त या फिर 10 अगस्त, इन दोनों डेट में से किसी भी डेट को जाके आप स्कॉलरशिप टेस्ट अपना दे सकते हो। ये क्लियर है? चलो अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड की सबसे पहले इकोनॉमी की बात करेंगे। तो पिछले इकोनॉमी में हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में कि काउ जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है और उसके बाद से एग्रीकल्चर है। लेकिन इस टाइम पीरियड में जब हम आते हैं तो आयरन का डिस्कवर हो गया है, और आयरन का डिस्कवर होने के बाद से क्या होता है कि वो लोग इजिली क्लियर कर पा रहे हैं फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद से जो है कल्टीवेशन यानी कि खेती बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वीट, राइस, बार्ली, इन सब का खेती होता है, और वीट को गोधुमा कहा गया है, राइस को व्रीहि कहा गया है और बार्ली को यव कहा गया है। और पहले मैंने बताया था कि वो लोग नोमैडिक थे, पास्टोरलिस्ट थे, इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो उनको एक जगह स्थायी रूप से रहना पड़ रहा था और इसीलिए उनका सेटल्ड लाइफ यहाँ से शुरू हो जाता है। पहली बार हमें राष्ट्र वर्ड का भी जिक्र देखने को मिलता है इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में। फॉर द फर्स्ट टाइम राष्ट्र वर्ड वाज अपीयर्ड इन दिस पीरियड। उसके बाद से हम लोग पॉलिटी की बात करें तो राजा जो है पहले की तरह उसके पास अब लिमिटेड पावर नहीं है, अब उसके पास अनलिमिटेड पावर आ गए, क्योंकि उसके ऊपर जो कंट्रोल था पॉलिटिकल असेंबली का, सभा समिति और विधत का, उसका सिग्निफिकेंस जो है अब डिक्लाइन कर गया है, यानी कि उसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं रहा जितना पहले था।
यानी कि राजा को जो है कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यानी कि राजा तो पहले इलेक्टेड होता था, जिसमें जो हमने देखा था कि सभा समिति विदत कुछ इसमें से कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, असेंबली जैसे हैं, जो कि राजा को इलेक्ट करते थे। लेकिन अभी क्या है कि राजा वंशानुगत हो गया, यानी कि हेरिडेटरी हो गया है। तो हेरिडेटरी जो है वो चीजें अभी से स्टार्ट हो गई, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हो गया है। राजा जो है बहुत तरह के सेक्रीफाइसेस करता था, बहुत सारे के सारे यज्ञ करता था। जैसे कि अगर कुछ बताऊं मैं यहाँ पे, तो राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय। राजसूय का मतलब क्या? कोरोनेशन ऑफ किंग। राजा का जब राज्याभिषेक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे राजसूय यज्ञ। एक है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा होता था जिसके ऊपर जो है कट लगा दिया जाता था, एक ब्रूज, एक कट लगा दिया जाता था। उसके बाद से उसको खुला छोड़ दिया जाता था और उसके साथ बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे गार्ड्स उसके साथ चलते रहते थे। अगर किसी अपोनेंट स्टेट वाले ने या फिर किसी अपोनेंट यानी कि किसी विरोधी ने अगर उस घोड़े को रोक लिया तो ये समझा जाता था कि उसने जो है चैलेंज किया, और उसके बाद से बैटल होता था और उसके बाद से उसको हरा के उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस तरह का जो है एक परफॉर्मेंस होता था। अंत में क्या होता था, घोड़े के ऊपर चूंकि एक कट लगा रहता था तो अंत में जाके वो मर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कट लग रहा होता है तो वो खून उसके बॉडी से बार बार निकलता रहता है। लेकिन वो जितना लंबा ट्रैवल करेगा वो सारा समझा जाता है कि अपनी टेरिटरी है। अगर किसी ने उसको, ऐसा माना जाता था कि अगर आपने घोड़े को रोक दिया तो आपने राजा को चुनौती दे दी, और राजा को चुनौती देने का मतलब हुआ कि बैटल और वॉर। और बैटल होता था तो उसमें अगर राजा जीत जाता है तो उसकी सारी टेरिटरी, जो कि जिसने हरा है, जिसको डिफीट मिली है, उसकी सारी टेरिटरी को राजा अपने अंडर में ले लेता था। ये है हमारा अश्वमेध यज्ञ। एक वाजपेयी यज्ञ भी होता था जिसमें चैरियट रेस का आयोजन किया जाता था, और उसके बाद से लास्ट में जो है कुछ खाना पीना का भी आयोजन होता था, कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता था। इस तरीके की भी कुछ इवेंट्स होते थे। उसके बाद से बात करें तो ओमेन वर नॉट अलाउड इन सभा। तो सभा में अब ओमेन का परमिशन नहीं है इंटर करने का। साथ ही साथ सभा एंड समिति नो लॉन्गर इन्फ्लुएंशियल, पहले की तरह इन्फ्लुएंशियल अभी नहीं रहे हैं। नो स्टैंडिंग आर्मी। तो स्टैंडिंग आर्मी ना हमें अभी देखने को मिली है, ना हमें अर्ली वैदिक ले रहे हैं यहाँ तक। अब बात करते हैं सोसाइटी और थोड़ा रिलीजन। सोसाइटी को थोड़ा डिटेल्ड वे में बात करेंगे, देन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलीजन। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है, नो इश्यूज। जल्दी खत्म कर देंगे विद इन 10 मिनट्स। तो सोसाइटी की जब बात करते हैं तो सोसाइटी अब डिवाइडेड हो गया है। पहले सोसाइटी क्या था? सोसाइटी हमारा था ऑक्यूपेशन बेस्ड, यानी जैसा आपका ऑक्यूपेशन होगा आप उस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शूद्र हैं लेकिन आप लड़ाई लड़ते हैं तो आप वॉरियर क्लास में आ जाएंगे। अगर आप वैश्य हैं लेकिन आप पूजा पाठ कराते हैं तो प्रिस्टली क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्यूपेशन बेस्ड था। लेकिन अभी क्या है कि आपका जन्म के बेस पे जो है आपका जो है वर्ण डिसाइड होगा। यानी कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णाज। 4 वर्णा मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक और कैटेगरी थी, उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी जो है 4 कैटेगरी हमें देखने को मिल रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बारे में अगर जिक्र देखना है तो ये 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर आप जाओगे तो वहां पे जो है इसके बारे में बताया गया है। और सूक्ति की बात करें तो पुरुष सूक्त में इसका जिक्र किया गया है। पुरुष सूक्त में जो है इसका जिक्र किया गया है किसका? डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो डिवीजन जो है वो किस बेसिस पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बर्थ के बेसिस पे जो है इसका डिवीजन किया गया है। साथ ही साथ एक बात और जान लो, ऐसा कहा जाता है कि आदि ब्रह्म का जो शरीर है उसके शरीर से इन सारे वर्णों का ओरिजिन हुआ है। जैसे कि ब्राह्मण्स की बात करें तो ब्राह्मण्स मुंह से निकले हैं, क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय बाजू यानी कि ये जो हमारा ये जो हिस्सा है बॉडी का वहां से निकले हैं। जो हमारे वैश्य हैं वो थाई से निकले हैं, जो शूद्र हैं वो पैरों से निकले हैं। तो ये माना जाता था, ऐसा जो है रेफरेंस देखने को मिलता है कि आदि ब्रह्म का जो है जो प्रेमेबल मैन है हमारा आदि ब्रह्म है, उसके शरीर से ये चारों वर्ण जो है हमारे निकले हैं, जिसका जिक्र हमें 10th मंडल जो है ऋग्वेद का वहां पे देखने को मिलता है। यानी कि अब सोसाइटी जो है वो बर्थ बेस्ड होगी, ना कि ऑक्यूपेशन बेस्ड। 4 आश्रम और स्टेज ऑफ लाइफ। 4 आश्रम में इंसान के जीवन को बांट दिया गया था, यानी कि एक एक क्वार्टर में बांटा गया है। जैसे शुरुआत का जो 25 साल होगा उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आपको ट्रीट किया जाता था एज ए स्टूडेंट और आपको एज ए स्टूडेंट ही बिहेव करना होता था। जो दूसरा क्वार्टर है यानी कि 25 से 50 साल का समय, उसको हम लोग गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जहां पे आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप घर बसाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, बाल बच्चे करेंगे, और ये जो 25 से 50 साल का समय है वहां पे आप गृहस्थ आश्रम में जिएंगे। उसके बाद से वानप्रस्थ आश्रम है, जो कि आने वाला अनदर क्वार्टर है, यानी कि 50 से 75 साल का समय, जिसको हम लोग वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद से जो है संन्यास आश्रम देखने को मिलता है, जो कि जीवन का आखिरी समय होता है, जहां पे आपको एसेटिक यानी कि सन्यासी की तरह रहना होता था।
ये जो है 4 हमारे आश्रम जो है जिसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है लाइफ को। और इसका अगर जिक्र देखना है तो आपको छंदोग्य उपनिषद जो है हमारा, छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है, जहां पे आश्रम के बेसिस पे यानी कि 4 आश्रम में जीवन को हम लोग ने बांट रखा है। कंडीशन ऑफ वुमेन, और देखो ये 3 जो है, शुरुआत के जो 3 है वो छंदोग्य उपनिषद में, लेकिन चौथा जो है हमारा आश्रम, इसको जबल उपनिषद में जो है हमें देखने को मिलता है चौथा, यानी कि संन्यास आश्रम हमें दूसरे उपनिषद में देखने को मिलता है, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है जबल उपनिषद। बाकी शुरू के जो 3 है वो छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास देखना है तो जबल उपनिषद में आपको जाना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो महिलाओं की स्थिति क्या थी लेटर वैदिक फेज में, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। सबसे पहले देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है। बताया गया है कि एक आदर्श महिला क्या है, एक गुड वुमेन किसको कहते हैं, ये सतपथ ब्राह्मण में जिक्र किया गया। सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया कि जो अपने हस्बैंड को प्लीज करे, उसके बाद से जो डिलीवर करे मेल चाइल्ड को, और नेवर टॉक्स बैक यानी कि जो उल्टा जवाब ना दे। तो अगर ये 3 चीजें करोगे आप, यानी कि सबसे पहले आपको काम करना है कि हस्बैंड को प्लीज करना है, दूसरा आपको मेल चाइल्ड को बर्थ देना है, और तीसरा आपको जवाब सवाल नहीं करना है। जो हस्बैंड कहेगा, जो पति कहेगा, उस बात को माननी है। हालांकि आज के ज़माने में इसका उम्मीद करना नामुमकिन है, लेकिन ठीक है, उस समय की चीज़ें के हिसाब से अगर देखें तो ये एक आदर्श महिला का जो है फीचर बताया गया है सतपथ ब्राह्मण में, कि आदर्श महिला कैसी होती है। ये रेफरेंस हमें देखने को मिलता है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये सब सतपथ ब्राह्मण क्या है, छंदोग्य उपनिषद क्या है, जबल उपनिषद क्या है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है वेदास के। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके एक्सटेंडेड टेक्स्ट हैं ये, जैसे कि ब्राह्मणाज, अरण्यकाज, उपनिषद, ये सब जो है क्या है एक्सटेंडेड टेक्स्ट हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियोस में बात करेंगे। तो वुमेन का कंडीशन बात करें तो लॉस्ट पॉलिटिकल राइट, पहले ही हमने बात कर लिया कि वुमेन की जो पॉलिटिकल राइट थी, सभा, समिति, विद्युत, ये जो पॉलिटिकल असेंबलीज थी, वहां से इनकी पॉलिटिकल राइट छीन ली गई है। और डॉटर को माना जाता था एज अ सोर्स ऑफ माइजरी, और ये कहाँ मेंशन किया गया है, अत्रेय ब्राह्मण में। ये जानबूझ के मैंने सोर्स लिख दिया है जस्ट बिकॉज कि आप लोग बोलो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोर्स लिख दिया है। आप जाके इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। जो बुक्स मैंने पढ़े हैं उस बुक्स में जो है ये रेफरेंस लिखे गए हैं, ये सोर्स लिखे गए हैं, आप देख सकते हो। डॉक्टर को एज ए सोर्स ऑफ माइजरी ट्रीट किया जाता था, और इसका जिक्र जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है हमें। चाइल्ड मैरिज इस समय प्रैक्टिस होने लगी है। गंधर्व विवाह इस समय अब डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि पहले आपके पास चॉइस था कि आप शादी कर सकते थे, अपने हस्बैंड को आप चूज कर सकते थे। अभी जो है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। चाइल्ड मैरिज इस समय स्टार्ट हो चुका है हमारा। उसके बाद से बात करते हैं तो एक अनुलोम और प्रतिलोम, 2 तरह की शादियां होती हैं, यानी कि एक तरह का शादी जो है अलाउ था और दूसरी तरह की शादी जो थी वो अलाउ नहीं थी। तो वो कौन सी थी? अनुलोम का मतलब होता है कि हाई कास्ट का जो पुरुष है, यानी कि हाई कास्ट में जब शादी करेगा लो कास्ट वुमेन से, तो वो तो परमिशेबल है, आप शादी कर सकते हो, लेकिन इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन प्रतिलोम विवाह जो होता है, इसमें हाई कास्ट की वुमन हो और लो कास्ट का मेन हो, वो अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है, अनुलोम और प्रतिलोम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अनुलोम में हाई कास्ट का मेन होगा और लो कास्ट की वुमन होगी। प्रतिलोम में लो कास्ट की वुमन होगी और हाई कास्ट का वुमन होगा। तो ये जो सेकंड वाला है ये अलाउ नहीं है, जबकि फर्स्ट वाला अलाउ है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई सती का प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिलता। सती की प्रैक्टिस तो बाद में हमें देखने को मिलता है। सती के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, सती सिर्फ इंडिया में ही प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती थी। इंडिया के में ज़्यादा हम लोग सती की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में लंबे समय तक सती का प्रैक्टिस चलता रहा, लेकिन वर्ल्ड में सती का प्रैक्टिस बंद हो गया। तो ऐसे हमने जो उपिंदर सिंह या फिर अपारे शर्मा की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें रेफरेंस देखने को मिलता है कि जो सती का प्रैक्टिस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी वर्ल्ड के किसी कंट्रीज में भी प्रैक्टिस की जाती थी। इसमें अलेक्जेंडर का भी नाम देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर से रिलेटेड भी इसमें एक स्टोरी है जहाँ पे हमें सती का प्रैक्टिस देखने को मिलता है। यहाँ पे 16 संस्कार की बात की गई है। 16 संस्कार, जैसे कि आप जन्म लेते हो तब से लेके जो है आपकी मृत्यु होती है, जिसको हम लोग दाह संस्कार कहते हैं। तो 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक की संस्कार की बात की गई है। इसमें उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार और उपनयन संस्कार होता है, और भी बहुत सारे संस्कार होते हैं, है ना। जब पहली बार हम खाना खाते हैं वो भी एक संस्कार है, और जब मरते हैं वो भी एक संस्कार है, जब बर्थ लेते हैं वो भी संस्कार है। तो बहुत सारे संस्कार एक जीवन में होते हैं। जैसे विवाह भी एक संस्कार है। तो ये 16 संस्कार आपको पूरा करना होता है, नहीं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे भी कुछ समाज में बातें हैं। तो 16 संस्कार को आपको पूरा करना होता है, और विवाह भी एक संस्कार है ना।
उसके बाद से कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्रा भी डेवलप हो गया, गोत्र का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। गोत्र की बात करें तो लीनिएज क्या है आपका, जैसे कि मेरा लीनिएज अगर मैं अपनी गोत्र की बात करूं तो मेरा गोत्र पराशर गोत्र है। तो ऐसे ही क्या होता है कि गोत्र का कॉन्सेप्ट भी इस समय डेवलप हो चुका है, जो कि आज तक चला आ रहा है गोत्र का कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग बिलीव करते हैं कि हमें एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का लीनिएज सेम होगा, और लीनिएज जब सेम होता है तो हम लोग एज अ ब्रदर सिस्टर ट्रीट किए जाते हैं। और हिंदू रिलीजन में ब्रदर सिस्टर में किसी तरह का मैरिज का परमिशन नहीं है। ये सब सोशोलॉजी अगर आप पढ़ते होगे, क्योंकि सोशोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है, तो सोशोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू रिलीजन में आप ब्रदर सिस्टर की शादी जनरली नॉर्थ में तो आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि गोत्र का कॉन्सेप्ट यही है कि गोत्र में आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज यू हैव अ सेम लीनिएज, आपके एंसेस्टर जो है वो सेम है। उसके बाद से अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो स्टडी वेद को पढ़ने की इजाज़त थी, सेक्रीफाइस और रिचुअल परफॉर्म करने की इजाज़त थी, पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी असेंबली में, या उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है, तो एक थ्रेड जो होता है, एक सेक्रेड थ्रेड होता है, एक पवित्र धागा होता है जिसको पहनना होता है, बाल्यकाल में ही हो जाता है आमतौर पर बच्चों का। और ये जो उपनयन संस्कार है, ये 3 लोगों को ही परमिशन थी, वो थे क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ भी अगर उपनयन संस्कार जो होता है, उसमें आपको एक सेक्रेड थ्रेड पहनना होता है, जिसके लिए पहनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और बाल्यकाल में होता है, जिसमें अगर आप जानते होंगे तो आपकी जो मुंडन होता है, और मुंडन के बाद से जो है उसमें बहुत सारी विधियां होती हैं जिसको आपको पूरा करना होता है। और उपनयन संस्कार के बाद भी आपको आजीवन वो जो धागा है वो पहनना पड़ता है, उसकी बहुत सारे नियम है, उनको भी पूरा करना होता है। तो ये अगर स्टडी की बात करें तो जो हाई वर्णा मेन थे उनको पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन वुमेन को पढ़ने की इजाजत नहीं है, शूद्रा को पढ़ने की इजाजत नहीं है। रिचुअल्स की बात करें तो हाई वर्णा मेन को इजाजत है, वुमेन को इजाजत नहीं है, शूद्र को इजाजत नहीं है। कहीं कहीं हमें रेफरेंसेस को देखने को मिला है कि वुमेन्स को अलाउ है अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वो रिचुअल सेक्रीफाइसेस में बैठ सकते हैं, कहीं कहीं रेफरेंसेस देखने को मिले हैं। और पार्टिसिपेशन असेंबली की बात करें तो हाई वर्णा मेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वुमेन को परमिशन नहीं है, शूद्र को भी परमिशन नहीं है। उपनयन संस्कार में भी देखें तो हाई वर्णा मेन और वुमेन को परमिशन नहीं है, शूद्र को भी परमिशन नहीं है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैसे ही सिर्फ उपनयन संस्कार को परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट में हम रिलीजन की बात करेंगे तो इंद्र, अग्नि, वायु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइटीज थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड में, उनका रिलेवेंस अब खत्म हो जाता है और उनके जगह पे कुछ नए लोग आ जाते हैं, नए गॉड्स ले लेते हैं। प्रेयर्स डिक्लाइन, पहले के समय में जो पूजा पाठ का जो स्रोत तरीका था, जो मेथड था, 2 तरीके थे, मैंने आपको बताया था पीछे, प्रेयर्स और चैंटिंग ऑफ मंत्रा, ये 2 तरीके से पूजा पाठ किया जाता था। लेकिन अभी वो चेंज हो गया किसमें, सेक्रीफाइसेस में, यानी कि सेक्रीफाइस करके बड़े पैमाने पे हजारों लाखों जो है एनिमल्स का जो है सेक्रीफाइस किया जा रहा है। और उसके वजह से एक नया सेक्शन समाज में क्रिएट होता है जो कि अपोज करता है, एक न्यू स्ट्रीम इमर्ज होता है जो कि अपोज करता है इन सारे सेक्रीफाइसेस को। और आने वाले टाइम में जो है आपको एक नया रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करते हैं, जो कि इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो है हमें राइज देखने को मिलता है 6th सेंचुरी बीसी में, जिसमें बहुत सारे लोग जो है इन सारे सेक्रीफाइसेस और इन सारी आडंबरों के कारण जो है परेशान थे, और उन्होंने जो है एक नया रास्ता निकाला जो कि जैनिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि जो ऑब्जेक्टिव है वर्शिप का, जो पूजा पाठ करने का जो मकसद होना चाहिए, जो मोटो होना चाहिए, वो मटेरियल गेन नहीं होना चाहिए बल्कि स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी इस टाइम पीरियड में, बल्कि मटेरियल गेन के लिए हो रही थी। तो इसके लिए भी एक नया सेक्शन एक अपोज करता है, रिजेक्ट करता है इन सारी चीज़ों का, और 6th सेंचुरी बीसी में एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ एक नया समय शुरू होता है, एक नया अध्याय शुरू होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि 18 अगस्त से शुरू हो रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो प्रोग्राम है, अगर आप उसकी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप तुरंत रजिस्टर करके 3 अगस्त और 10 अगस्त को टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाले समय में भी आएगा, लेकिन अभी अगर आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप जो है तुरंत इसके लिए रजिस्टर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशन जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम अनदर टॉपिक, अनदर सब्जेक्ट। थैंक यू।